अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम आज तक ज़मीन की स्पेस से ली गई तस्वीर को देखते रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सवाल पूछा कि क्या ये वाकई ज़मीन की रियलिस्टिक तस्वीर है, हकीकी तस्वीर है, या इस तस्वीर में ज़मीन के बारे में मौजूद मालूमात पूरी नहीं है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बहुत जल्द आप ज़मीन की अब नई तस्वीर देखना शुरू कर देंगे और इन तस्वीर में आपको ज़मीन इस तरह की नज़र नहीं आएगी जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। उसकी वजह एक स्पेस मिशन है जो कि स्पेस में भेजा गया है अमेरिका की तरफ से। मैं आपको यहाँ पर ज़मीन की जो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि पहले हमने सैटेलाइट के ज़रिए स्पेस से खींची, उसमें आपको ज़मीन में चंद ही कलर रंग नज़र आ रहे हैं। आपको सारा का सारा पानी नीला नज़र आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हर जगह समंदरों का पानी नीला ही होता है? आपने भी बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी या आपने ऐसे समंदरों में सफ़र किया होगा जिनका पानी नीले रंग का नहीं होता। नीले के बहुत से शेड्स आपको नज़र आते हैं। कहीं आपको गदियाला पानी नज़र आता है, कहीं आपको ग्रीन शेड्स नज़र आते हैं, कहीं आपको पानी में ब्राउन रंग, मट्टी के रंग ज़्यादा नज़र आते हैं, और ऐसी भी कई जगह है जहाँ पर पानी येलो कलर का शेड रखता है। तो ज़मीन पर पानी का रंग नीला तो नहीं होता, लेकिन जब हम इस मैप की तरफ देखते हैं, इस नक्शे की तरफ देखते हैं जो कि सैटेलाइट ने लिया है, इसमें पानी हमेशा नीले रंग का ही क्यों नज़र आता है? उसकी वजह इस सैटेलाइट की, जो कि पुरानी सैटेलाइट थी, इनमें रंगों की कमी है। हाँ जी, बिल्कुल। जो पुरानी सैटेलाइट्स थी उनसे जितनी भी तस्वीर ली गई वो बिल्कुल ऐसे ही ली गई जैसे एक मुसव्विर को आप स्पेस में जाके बिठा दें और उसको सिर्फ 8 रंग दें और उन 8 रंगों से उसने ज़मीन को ड्रॉ करना है। उसके पास नीले रंग का एक ही क्रेयॉन है, उसके पास लाल रंग का एक ही क्रेयॉन है, उसके पास पीले रंग का एक ही क्रेयॉन है। तो अब वो नीले के जितने भी शेड्स हैं उनको नीले रंग से ही करेगा। और यही काम हुआ है पिछली 20 साल की जितनी भी सैटेलाइट्स थी जिन्होंने डाटा लिया, उन्होंने ज़मीन का सिंप्लीफाइड वर्जन हमें दिखाया है। हमारी ज़मीन देखने में बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ज़मीन कैसी है, इसके लिए और ज़मीन के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमने एक मिशन लॉन्च किया। हम से मतलब इंसानियत। इंसानियत ने एक मिशन लॉन्च किया और इस मिशन को नासा ने इसका नाम रखा है पेस मिशन। इस मिशन से आपको ज़मीन के बारे में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो कि अभी हमारी किताबों की ज़ीनत नहीं है। अर्थ साइंसेज में एक नए रुझान की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें वो पर्सपेक्टिव ज़मीन को देखने में मिलेंगे जो कि पहले हमने नहीं देखे। हमें ऐसी डिस्कवरीज नज़र आएंगी जो कि हमसे अभी तक पोशीदा थीं। मैं आपको इस स्पेस मिशन की तरफ लेकर चलता हूँ। ये स्पेस मिशन एक सैटेलाइट पर मबनी है, ये तो आम सी बात है। इस सैटेलाइट के पास कुछ ख़ास किस्म के आलात हैं जो कि ज़मीन की बेहतरीन किस्म की तस्वीर लेंगे। तो जो इसके पास सबसे ज़बरदस्त किस्म का आला है उसे ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, OCI। और OCI अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो आपने एक मुसव्वर बिठा दिया है स्पेस में। अब उसके पास 8 रंग नहीं है, उसके पास 128 रंग हैं, और वो 128 रंगों से ज़मीन की तस्वीर बनाएगा। तो वो ज़मीन के छोटे छोटे रंगों को भी अपने कैनवस पर लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है ज़मीन के बारे में और ज़मीन की एटमॉस्फेयर के बारे में। मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि इस मिशन का मकसद ज़मीन की एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को देखना भी है। समंदरों के अंदर क्या हो रहा है और उनकी सतह पर क्या हो रहा है उसके बारे में भी है। हमारी एटमॉस्फेयर किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है, मौसमों की तगय्युरात कैसे रोनमा हो रही हैं, उसके बारे में भी हमने खोज लगाने हैं। तो इस सैटेलाइट से हमें बहुत सा डेटा आने वाला है। नासा ने प्लान किया है कि इस सैटेलाइट की मदद से वो समंदरों में मौजूद छोटे छोटे जानदारों को स्टडी करेंगे जिन्हें
प्लैंक्टन्स कहा जाता है। हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी किया जाएगा जिन्हें एरोसोल्स कहा जाता है। हम गैसेस को स्टडी करेंगे, हम बादलों को स्टडी करेंगे, हम इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते हुए टेम्परेचर किस तरीके से इस पर असरअंदाज कर रहे हैं। इस सैटेलाइट की तरफ देखें तो इस सैटेलाइट में बहुत ही बेसिक किस्म के 3 से 4 बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। आपको यहाँ पे सोलर पैनल तो नज़र आ ही रहे हैं, इसलिए उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। सोलर एरेज आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस सैटेलाइट का जो मैस फ्यूल के साथ है वो 1500 kg, 1500 kg है। डायमेंशन 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर है। पावर इसकी 1000 वाट है और इसकी जो कम्युनिकेशन है वो एस बैंड में कमांड एंड टेलीमेट्री हो रही है। जितने भी हम कमांड्स दे रहे हैं सैटेलाइट को और उससे जितना भी डाटा ले रहे हैं वो टेलीमेट्री डाटा ले रहे हैं वो एस बैंड में है और के बैंड में साइंस से रिलेटेड जितना डाटा आ रहा है, जितनी वो तस्वीर ले रही हैं वो हमारे पास आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि इस पर एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है जिसे ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट OCI कहा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांस, हाईली एडवांस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है। इसका काम यह है कि ये रोशनी को लेता है और रोशनी से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है जो रोशनी इस तक पहुंच रही है। इसका काम सिर्फ यही नहीं है कि इसने रोशनी में यानी विजिबल लाइट के बैंड में देखना है, बल्कि ये अल्ट्रा वायलेट और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड दोनों तरफ से और बीच में विजिबल लाइट आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा बैंड देख रहा है। ज़मीन से आने वाली रेडियंस, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट में है, चाहे वो विजिबल लाइट में है या इंफ्रारेड रेंज में है, उसे ये डिटेक्ट करता है, रीड करता है और उसकी बेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन देता है। मैं आपको यहाँ पर जो बैंड है, जो ये बैंड डिटेक्ट करेगा, उसके बारे में तफसील बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, और इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल लाइट है और इंफ्रारेड है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो पुरानी सैटेलाइट्स थी वो सिर्फ ग्रीन, ब्लू और रेड के कुछ शेड्स को, कुछ वेवलेंथ्स को पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड ने मज़ीद जान डाल दी है इस सैटेलाइट में। इस सैटेलाइट में हमारे पास 2 पोलैरिमीटर्स भी लगे हुए हैं। एक का नाम है HARP-2, ये HARP टेक्नोलॉजी से नहीं लिया गया, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं करना। और दूसरा है SPEX-1। SPEX-1 और HARP-2 लाइट की पोलराइजेशन और उसकी चेंजेस को देखते हैं, और वो देखते हैं कि लाइट समंदरों से रिफ्लेक्ट होती हुई जब क्लाउड से गुजरती है, पास होती है, एरोसोल से टकरा के स्कैटर होती है, एटमॉस्फेयर से स्कैटर होती है, तो वो किस तरीके से अपनी पोलराइजेशन चेंज करती है। पोलराइजेशन पे मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में तो स्मोक है, सूट मैंने आपको बताया था वीडियो में, सूट है, वाइल्ड जो फायर होती है, जंगलों में फायर होती है, उससे कार्बन जो जलता है, सूट पैदा होता है, वो है। हमारी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, वेपर्स हैं, और उनके ज़रिए रोशनी किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, इसे स्टडी करने के लिए भी इसमें ये 2 आलाजात लगाए हुए हैं। और उसके साथ इसमें सोलर पैनल्स मौजूद हैं जो कि ज़मीन के गिर्द जब ये घूम रही होती है तो इसे एनर्जी देते हैं सूरज से, और एनर्जी को स्टोर करने के लिए इसके पास बैटरीज भी मौजूद हैं और पावर का भी एक पूरा सर्किट है। स्पेस मिशन स्पेस में हमें ज़मीन की नई तस्वीर लेकर भेजेगा, ऐसी तस्वीर जो कि आपने पहले नहीं देखी होंगी। ज़मीन बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से आपको नज़र आएगी, और उसकी वजह यह है कि ये जो तस्वीर खींचेगा वो अल्ट्रा वायलेट बैंड में होंगी, 350 से लेकर 885 नैनोमीटर के बीच में, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में होंगी, विजिबल लाइट में होंगी। इसलिए हमें ज़मीन के बारे में बहुत नई मालूमात मिलने जा रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब सूरज से रोशनी ज़मीन तक आती है तो वो एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ जगह पर इंटरेक्ट करती हैं, और उस इंटरेक्शन की वजह से ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर आई हुई रोशनी, चाहे वो इंफ्रारेड है, चाहे वो विजिबल लाइट है या UV लाइट है, वो क्लाउड से इंटरेक्ट करती है। वो जो एरोसोल्स हैं, जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करती है, और फिर वो ज़मीन पर आती है, समंदरों पर आती है, पानी से इंटरेक्ट करती है और ज़मीन से इंटरेक्ट करती है।
कुछ रिफ्लेक्ट होती है वापस स्पेस की तरफ चली जाती है और कुछ हमारी ज़मीन की तरफ आ जाती है। तो हमने बात करनी है अभी ओशन की, ओपन वाटर ओशंस की बात करनी है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक तस्वीर, तो आप देख सकते हैं कि जो कलर्स हमारे पास आते हैं, जो 7 कलर विजिबल लाइट में अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में कहा जाए तो वो हमारे पास आते हैं और वो आकर स्कैटर होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही वह एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। तो हमारे पास जो रोशनी नज़र आ रही है उसमें ब्लू कलर शुरू में स्कैटर होना शुरू हो जाता है और फिर वो समंदर के पानी से भी आकर टकराता है। समंदर लॉन्गर वेवलेंथ्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और शॉर्टर वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। बहुत अहम पॉइंट है कि लॉन्गर वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं, समंदर की बात करूं, और शॉर्टर वेव्स को वो रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि रोशनी आ रही है, कुछ रोशनी एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो रही है और वो सैटेलाइट तक पहुँच रही है, और कुछ रोशनी समंदर से रिफ्लेक्ट होकर सैटेलाइट के पास पहुंच रही है। तो अब सैटेलाइट ने अगर सिर्फ ये देखना है कि मैंने समंदरों से आने वाली रोशनी को जांचना है और देखना है कि समंदरों के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो उसे वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हुई हुई रोशनी अपने अंदर से माइनस करनी पड़ेगी ताकि वो सिर्फ समंदरों की रोशनी को देख सकें। मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि जब रोशनी किसी भी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, ये पार्टिकल दिखाया गया है, जो आपको ग्रे कलर का गोलदारा दिखाया गया एक पार्टिकल है, तो वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ये पार्टिकल एटमॉस्फेयर में एक डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, छोटा सा एक गैस का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो रोशनी आती है, लगती है, वापस चली जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रोशनी आती है और उस पार्टिकल के बीच में से होकर गुजरती है लेकिन अपना एंगल चेंज कर लेती है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसके साथ साथ रोशनी आती है और पार्टिकल में एब्जॉर्ब भी होती है और फिर वो पार्टिकल उसे दोबारा किसी और एंगल पर रेडिएट कर देता है। यहाँ पर अब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन हुई। और आखिर में मैं आपको स्कैटरिंग बता रहा हूँ या डिफ्रैक्शन बता रहा हूँ, जहाँ पे पार्टिकल से आकर रोशनी लगती है और वो मुख्तलिफ एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। स्कैटर किस चीज़ से होती है? तो हम उन चीज़ों को देखते हैं जो कि इस वक्त एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। अगर आप एटमॉस्फेयर की खुर्दबीन से एक तस्वीर लें तो आपको नज़र आएगा कि एटमॉस्फेयर में तो बहुत से एरोसोल्स मौजूद हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। किस चीज़ के टुकड़े हैं? वॉल्केनिक ऐश के। जब वॉल्केनिक एरप्शन होती है, फटता है, तो सूट बाहर निकलता है, कार्बन काले रंग का पाउडर बाहर निकलता है, वो फैल जाता है, तो वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। यहाँ पर आपको अलास्का की एक माउंटेन का एक वॉल्केनिक एक्टिविटी का सूट दिखाया जा रहा है, यानी वॉल्केनिक ऐश दिखाई जा रही है, और अगर आप उसको बड़ा करके देखें तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे जो कि अब रोशनी के साथ इंटरेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं, चाहे वो सनफ्लावर के हैं चाहे वो और फूलों के हैं। पोलन आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर में ऊपर ट्रेवल करते हैं और वो काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर तक पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं और वो भी रोशनी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और आखिरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जब समंदरों की लहरों से जो सॉल्ट है वो पानी एवेपोरेट होता है तो उसमें सॉल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और वो सॉल्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वो हमें अपने सिग्नेचर इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, एरोसोल्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि एरोसोल को स्टडी करने का फ़ायदा ये है, एरोसोल्स की वजह से हमारी जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर में वेरिएशंस आती हैं। तो जहाँ पर एरोसोल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एरोसोल्स की वजह से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और फिर वेदर पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमने एरोसोल्स को भी पढ़ना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब रोशनी हमारी एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो वो मॉलिक्यूल्स के साथ, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है, और इस किस्म की इंटरेक्शन को हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं। बहुत मशहूर स्कैटरिंग है, यानी रोशनी आई और फिर स्कैटर हो जाती है। लेकिन क्या चीज़ स्कैटर होती है? रोशनी के पास तो 7 रंग हैं आसानी के लिए, उसमें ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, और जब वो ब्लू रोशनी स्कैटर हो जाती है एटमॉस्फेयर में तो हमें आसमान नीले रंग का नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कहीं एयर पोल्यूटेड है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि स्कैटरिंग इसी किस्म की हो। अगर किसी जगह डस्ट है एयर में, तो मैं यहाँ पर इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आसमान नीला क्यों नज़र आता है, क्योंकि जो एयर होती है, साफ़ एयर होती है, उसमें जब हमारे पास रोशनी आती है तो नीले रंग, जो नीली वेवलेंथ है उसका साइज एयर पार्टिकल्स के
बराबर होता है तो वो उनके साथ टकरा जाता है, स्कैटर कर जाता है, और बाकी जो वेवलेंथ्स हैं वो आराम से नीचे आ जाती है, ज़मीन पर आ जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो आसमान है वो नीला है, लेकिन अगर आसमान पर यानी एटमॉस्फेयर पर डस्ट पार्टिकल्स चले गए, एरोसोल्स हैं, क्लाउड्स हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, तो अब वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग हो। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की और स्कैटरिंग के मॉडल्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, जिसकी वजह से आपको अब आसमान नीले रंग का नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको आसमान मटियाले रंग का नज़र आ सकता है, ऑरेंज कलर का नज़र आ सकता है। तो रोशनी का इंटरेक्शन इतना ज़्यादा फ़र्क डालता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्ट्रा वायलेट बैंड को इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि हमें ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और ये इंफॉर्मेशन मिलती है जो सूट जाता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड कार्बन जाता है लकड़ी से के जलने से, या इंसानों ने जो फैक्ट्रियाँ बनाई हैं उनसे निकलता है, उसे स्टडी करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रोशनी सबसे ज़्यादा मुफीद होती है। डस्ट को स्टडी करने के लिए, सूट को स्टडी करने के लिए, ताकि हम देख सकें कि क्लाइमेट पर क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी क्या काम कर रही है, उसके लिए अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल किया जाता है, रोशनी का। उसके साथ साथ जो पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल डिज़ोल्व होता है, मैं क्लोरोफिल को अलग रखता हूँ, क्योंकि क्लोरोफिल ऑर्गेनिक मटेरियल में नहीं आती अगर हम साइंसेस की तरफ जाएं, बल्कि क्लोरोफिल को हटाकर पौधों के मर जाने से या समंदरों में जानवरों के मर जाने से जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसे हम डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर अल्ट्रा वायलेट रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस के पास आ रही है तो स्पेस देख सकता है कि कहाँ कहाँ पर क्लोरोफिल है और कहाँ कहाँ पर हमें रंग और किस्म के नज़र आ रहे हैं और उनमें क्या इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लू कलर हम इस्तेमाल करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को स्टडी करने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि समंदरों में बहुत छोटे लेवल के होते हैं, यानी बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रोशनी की मदद से, कुछ रोशनी की मदद से अपना खाना बनाते हैं और समंदरों में फैले हुए हैं। फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते हैं, फिर उनको फिश लार्वा खाता है, और इस तरीके से फिश को फिर बड़ी फिश खाती है। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं समंदरों की। तो अगर हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं होंगे तो एक तो ये ऑक्सीजन बनाते हैं, ज़मीन की तकरीबन 70-80% ऑक्सीजन यहाँ से आती है, और उसके साथ साथ ये फूड चेन का भी हिस्सा है। तो हमें नज़र आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि डीप सी में फाइटोप्लैंक्टन्स कितने हैं और ऐसा ऐसा क्यों कम हो रहे हैं, ताकि हम अपने एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के बारे में भी देख सकें और हम समुद्रों के इकोसिस्टम के बारे में भी देख सकें। येलो और ऑरेंज लाइट्स या वेवलेंथ हमें बताती है कि फाइटोप्लैंक्टन की हेल्थ कैसी है, उसकी हेल्थ के बारे में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन देती है। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ रीजन्स दिखा रहा हूँ वेवलेंथ्स के जो यूज़ हुए हैं, और इनमें से कुछ वेवलेंथ्स ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे बैंड हैं जो कि कोस्टल रीजन्स को, जिस तरह हमारा बलूचिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान का साहिल है, उसको स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं। फिर एटमॉस्फेयर में, फिर एरोसोल की थिकनेस में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को स्टडी करके और सब रंगों को लेकर जब हम ज़मीन की एक नई शक्ल बनाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि ज़मीन इतनी ज़्यादा कलरफुल और इतनी खूबसूरत है कि शायद आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।